तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर एमएन पटेल जी का। और एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं और बिजनेस कोच हैं। एमएन पटेल जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे व्यूअर्स को आप आज की पॉडकास्ट के थ्रू इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे और जो भी कंसल्ट करना चाहते हैं वो आपसे अप्रोच भी कर सकते हैं। आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपके पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया और एक अच्छा मौका दिया कि नए एंटरप्रेन्योर्स को हम कुछ नया टिप्स दें। थैंक यू सर। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने का पर्पस ही यही था कि कैसे जो यंगस्टर्स हैं जो अपने नए स्टार्टअप कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, क्योंकि सबकी स्टोरी एक जैसी ही होती है, भले बिजनेस अलग हो, स्टार्टअप अलग हो, बट उनकी स्टोरी एक ही होती है, उनके सपने एक ही होते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना होता है। तो आपकी जो जर्नी है उससे हमारे व्यूअर्स और जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं या जो एंटरप्रेन्योर हैं वो कुछ सीखेंगे और इसी थॉट के साथ ये पॉडकास्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर, आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने 21 साल की उम्र में, जब यंगस्टर मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब आपने अपने सपनों, बड़े सपनों के बारे में कैसे सोचा, आपका माइंडसेट उस एज में क्या था और कैसे आपने उनको पूरा किया। सो आप इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं सर। सबसे पहले तो जब हमने हमारा बिजनेस का स्टार्टिंग किया वो एक अजीब तरह से हुआ। हमारी जो शादी हुई थी उसमें सुकून के जो पैसे आए थे 1000 रुपया, उसमें से हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। क्योंकि एक जिम्मेदारी आ गई और जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे कुछ तो करना था। नौकरी मिल रही थी मुझे गवर्नमेंट में 2 जगह, लेकिन मैंने नहीं ली। मुझे एक ही माइंड फिक्स था कि मुझे कोई भी छोटा या मोटा बिजनेस करना है। अब जब आपने बोला कि 21 की उम्र में लोग व्हाट्सएप पर या कहीं ना कहीं फेसबुक पर चैट करते रहते, हमारे ज़माने में ऐसा था कि टच स्क्रीन मोबाइल ही नहीं था। ओके। कीपैड मोबाइल से हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया था। उसी टाइम टेक्नोलॉजी भी इतनी सही नहीं थी, इंटरनेट भी इतना पावरफुल नहीं था और उसी समय चैलेंज भी इतनी बड़ी थी। तो उसी बिना टेक्नोलॉजी हमने हमारा जो बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जब बिज़नेस स्टार्ट करते तो चैलेंज आनी ही है। हम अगर सोचे कि भी बिज़नेस शुरू कर दे, शुरू हो जाए, हम करोड़पति बन जाएंगे, ये कभी पॉसिबल होता नहीं है। उसी के लिए आपका माइंडसेट भी इतना पावरफुल रखना पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंट भी इतना पावरफुल रखना पड़ता है और चैलेंज जब आएगी उसका स्वीकारना भी हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व करना पड़ता है। सर, तो उस समय आपके माइंड में कुछ तो होगा, कुछ थॉट होगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ क्रिएट करना है कि दुनिया मुझे जाने, या कुछ इस तरह का। जैसे हमारे एज के जो बच्चे होते हैं, हम आज की जनरेशन जो है, बहुत जनरेशन जो है वो इसी तरह के सपने रखती है। तो जब आप 21 की एज में थे तब आपके सपने क्या थे कि आप प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोच रहे थे कि प्रेजेंट मोमेंट में मुझे ये करना है, या आपने कोई अपना एक लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग विजन बनाया? इसमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। प्रेजेंट में तो हमें रहना ही पड़ता है। अगर सीधा हम सपनों के बारे में देखेंगे, सपने सोचेंगे या उसी माहौल में चले जाएंगे तो रूट से आप निकल जाओगे। रूट पे तो रहना ही पड़ता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में हमें बैलेंस करके धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ता है। उसी टाइम मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। एक साइकिल से शुरुआत हमारी हुई थी, लेकिन सपने उसी टाइम भी हमारी बड़ी गाड़ी के थे, क्योंकि गोल हमेशा हर इंसान का बड़ा होना चाहिए। आप अगर गोल बड़ा रखोगे तो आपके सपने भी इतने बड़े आएंगे। सपने बड़े आएंगे तो उसी हिसाब से आपका माइंड का क्रिएटिविटी भी इतना चालू हो जाएगा। और जब क्रिएटिविटी चालू होगा तो आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसी के पीछे आप हमेशा लगे रहोगे। लेकिन एक चीज़ उसी में होती है कि जब आप सपने बड़े देखते हैं लेकिन सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, तब आप सक्सेस हो पाते नहीं है। तो उसी टाइम आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई आज की लाइफ जो मैं जी रहा हूँ उससे बहुत आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, दुनिया को नया देना है,
तो हमेशा आपके जो थॉट्स है वो क्रिएटिव माइंड में चलाना जरूरी होता है। सो सर, आपकी माइंड में था कि एक बड़ा गोल, लाइक आपने कहा कि जैसे था कि एक बड़ी कार लेना है, तो वो एक इंस्पायरिंग गोल था जो जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे आपने कहीं देखा होगा, राइट? और उसको वो आपको इंस्पायर करता रहा कि मैं कुछ ऐसा बड़ा करूँगा और एक दिन मैं उस कार को अफोर्ड कर सकता हूँ। कि जब हम साइकिल से ल्यूना पर आए थे राइट। और उसी टाइम गुजरात गवर्नमेंट में कॉन्टेसा कार मंत्री लोग लेके घुमा करते थे, और उसी टाइम भी ये जब देखता था तब मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती थी कि मुझे कॉन्टेसा लानी है। विजुलाइज करोगे ना तो आपके जीवन में सब कुछ आ ही जाता है, लेकिन विजुलाइज हम नहीं करते हैं, उसके पीछे फोकस नहीं करते हैं, उसके पीछे हमारा जो एक्शन प्लान है वो नहीं लगाते हैं, वहाँ हम रुक जाते हैं। तो सर, आप जब एक कार, जैसे आपने कहा, एक विजुलाइज कर रहे थे, तो आप किस तरह से विजुलाइज करते थे? जरा आप कुछ बताएंगे जो हमारे लोगों को इंस्पायर करे। मैं बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज करता रहता था। ऐसा नहीं था कि मेरा जो उसी टाइम बिजनेस था, मेरा स्टार्टिंग फोटोग्राफी से हुआ था, उसके बाद ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, उसके बाद फाइनेंस का भी किया, काफ़ी बिजनेस चेंज हुए। कभी कभी राशन की दुकान में जॉब भी की, कभी गैरेज में जॉब किया, साइकिल लेके टूथपेस्ट बिक्री करने के लिए गांव गांव घूमे। कभी ऐसा समय आया कि ड्राइविंग भी करने जाना पड़ा। घर में शाम को 100 रुपये की नोट लाता था और बच्चों को दूध पिलाता था। ऐसा समय भी हमने देखा, लेकिन हमें हार नहीं मानना था, हमें कुछ करना था। तो वही टाइम जब हम ड्राइविंग करने जाते थे तो भी मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि कल मेरी खुद की कार आएगी। टूथपेस्ट बिक्री करने के लिए जब भी जाते थे तो वही सोच आती थी कि कल हमारी कंपनी टूथपेस्ट बनाने के लिए काबिल होगी। और आज ऊपर वाले की दया से हमारी कंपनी में इतनी सारी कंपनी की टूथपेस्ट बनती है कि सभी लोग खुश है। यानी कि जो सपने आप देखते हैं वो एक दिन मैनिफेस्ट होते हैं। और ये लाइव एग्जाम्पल एमएन पटेल जी बता रहे हैं कि उनके जब वो यंगस्टर थे, जब उन्होंने वो सपने देखे और उन्होंने फाइनली उन्हें मैनिफेस्ट किया। जी हाँ, वक्त तो लगता है, वक्त लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो कोशिश करते रहे, उससे रिलेटेड अलाइन एक्शन लेते रहे, और फाइनली ही इज सेइंग विथ हिज ओन वर्ड कि ही फाइनली मैनिफेस्टेड। सो सर, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, और आपने जैसे बताया कि आपने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए, तब आपने बिजनेस फेलियर भी देखा होगा, राइट? और जब आपके बिजनेस फेलियर हुआ तो तब आपके माइंड में क्या डायलॉग था? मतलब आपको कैसा फील होता था, क्या आपके माइंड में चलता था? जब इंसान फेल होता है ना तो उसमें दो चीज़ होती है, या तो वो फेल हो जाता है या फेलियर के पीछे रीज़न ढूंढ के वो सक्सेस की और दिशा नई ढूंढने में लग जाता है। तो मैंने जब मैं फेल हुआ तब मैंने कुछ नया सीखने की कोशिश की। और जब इंसान फेल होता है तो उसको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि क्यों फेल हुआ, उसका रीज़न ढूंढना जरूरी होता है। तो आगे के बिजनेस में आपकी फेलियरिटी का चांस कम हो जाएगा। तो नया नया तरीका ढूंढना पड़ता है, नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, नए नए लोगों से मिलना पड़ता है। जो सक्सेस पीपल है उसी की लाइफ का एक्सपीरियंस के लिए भी आपको उनको मिलना पड़ता है और सीखना पड़ता है, तब आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाते हैं, राइट? तो सर, जब आप जैसे बहुत कॉमनली ये होता है कि एक इंसान जब अपना गोल बना रहा है, राइट, और वो फेल हो गया तो वो अपना गोल चेंज कर देता है। जैसा कि आपने बताया कि आपका एक था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा आदमी बनना है, राइट, ये आपका गोल था। और आपका था कि या आपको एक बड़ी कार लेनी है, ये आपका गोल था। सो आपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया लेकिन अपने गोल को चेंज नहीं किया। या आपने हार नहीं मानी, अपने बड़े सपनों को नहीं छोड़ा, आपने अपने बड़े सपनों को पकड़ कर रखा, बट आपने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। सो जो भी लोग लाइक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने अपना कोई गोल बनाया है, लाइक कि एक दिन आप ये बनेंगे या आप ये क्रिएट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सो वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी। अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी फेल हुई, लाइक आपका एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें। आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, और आपको एक्सपेरिमेंट तब तक करना है जब तक कि फाइनली आप अपने गोल के पास ना पहुंच जाए या आपको अपना गोल ना मिल जाए। सो एमएन पटेल जी ने जैसा बताया तो आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। आपने कहानी सुनी होगी,
जब एक छोटा बच्चा होता है तो उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, लेकिन आखिर उसको जो खिलौना चाहिए कि जहाँ जाना है वहाँ उसकी मंजिल तक पहुँच जाता है। तो वो उनकी हार नहीं मानता है कि मैं गिर गया, चलो छोड़ दो। आप बच्चे में से भी सीख सकते हो, आपके जीवन में सीखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जी हाँ सर, नेचर ही हमें सिखाती है। यहाँ पे जैसे आपने जो एग्जाम्पल बताया, अगर हम बच्चे की ग्रोथ को देखें तो जैसे आपने बताया कि वो गिर रहा है उठ रहा है, बट वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। वो गिर रहा है उठ रहा है, बट वो प्रोग्रेसिव है, तो वो ग्रो कर रहा है, एंड वो प्रोसेस है, और वो फाइनली अपना गोल अचीव कर लेता है। एक दिन वो दौड़ने लगता है। सो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है अमन पटेल जी ने, तो आप भी इसको अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करिए। सर, जब कोई मतलब जो यंगस्टर है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो वो बिना प्लानिंग के अपना बिजनेस स्टार्ट की, किसी ने कहा कि आप ये स्टार्ट कर लो तो उन्होंने कहा अच्छा कर लिया। तो आप क्या समझते हैं कि प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ये किस तरह से इम्पोर्टेंट रखते हैं? सच में बताओ तो दो चीज़ें। कभी कभी कोई इंसान को कुछ ज्ञान नहीं है बिजनेस के बारे में, अगर उन्होंने स्टार्टअप कर लिया, कुदरत की अगर कृपा होगी और चल बसा, तो वो दुनिया के लिए एक हीरो बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत सारी मेहनत की और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसके पीछे आपने आपका बुद्धि लगाना शुरू किया, आपने आपकी स्ट्रेटेजी चेंज की, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस उसमें इन्वॉल्व किया, और आगे जाके एक लेवल पे आप सक्सेस होते हो। तो दो चीज़ें हैं कि एक सफलता कभी कभी मिल भी जाती है, कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो जो सफलता नहीं मिलती है उस लोगों को मुझे एक ही बात कहना है कि आप रास्ता मत छोड़ देना, क्योंकि आधे रास्ते पहुंचने के बाद आप रास्ता छोड़ देते हो तो वहाँ आपकी हार हो जाती है। आपको नॉन स्टॉप वही रास्ते पे आगे बढ़ना है। तकलीफ भी आएगी, कुछ सीखने भी मिलेगा, आखिरकार आप एक दिन सक्सेस हो जाओगे। सर, एक क्वेश्चन है कि जब लोग अपना बिजनेस लाइक उन्होंने सोचा कि वो एक दिन कुछ बन जाएंगे, लाइक कुछ बड़ा बन जाएंगे, राइट, या वो अपना बिजनेस, तो वो रिजल्ट के बारे में पहले सोचने लगते हैं। ये मतलब लाइक, और वो रिजल्ट के बारे में सोच के, और जब उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सोच रहे होते तब वो डिप्रेशन में चले हाँ, जाते तब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने 3 महीने में सोचा तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिले, राइट, तब वो अपना गोल ही छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मैं पहले भी बोला कि आधे रास्ते से वापस मत आओ, क्योंकि जहाँ तक आप पहुँचे हो वहाँ तक का आपका एक्सपीरियंस उसमें लगा हुआ है। आप आधे रास्ते से छोड़ दोगे तो वो एक्सपीरियंस आपका ख़त्म हो जाएगा और वहाँ आप डिप्रेस हो जाओगे, तो और नया थिंकिंग आपके माइंड में आएगा नहीं। तो आप आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करो। अगर कुछ ज्ञान नहीं है आपके पास तो नॉलेज जिसके पास है उसके पास बैठो, कहीं से लो। मेरे लाइफ में भी काफ़ी ऐसे समय आया। मेरे लाइफ के 3 गुरु हैं। एक नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक चीज़ सिखाई है मुझे कि जो चीज़ हाथ में लो वो पकड़ो, उसे छोड़ो मत। ओके। दूसरा है करसन भाई पटेल, जो निरमा का ऑनर है। मेरी लाइफ में 1 रुपया नहीं था, मैं उनके घर गया था और मैंने उनको 2 ही चीज़ बोली कि या मुझे आप फ्रेंचाइजी दे दो या आपके वहाँ जॉब दे दो। उसी टाइम मेरा घाटा 1 करोड़ का था। ओके। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि जो रास्ते से आप आए हो वही रास्ते पे जाओ। घाटा किया है वहाँ ही बिजनेस बड़ा होगा। आप फ्रेंचाइजी लेके या जॉब लेके आपका लाइफ ख़त्म कर दोगे, और जब तक 100 CR टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक मेरे सामने नहीं आने का। तो उन्होंने मुझे बड़ा चैलेंज दे दिया और मेरी लाइफ में पूरा टर्निंग पॉइंट वहाँ से ही आया। तो कभी कभी आपके कोई मेंटर ऐसे मिल जाते हैं, आपको एक छोटा सा क्लू दे देते हैं, उसमें से भी आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाता है। ओके। तो छोड़ना नहीं चाहिए। कोई हिम्मत हार गया वो ख़त्म हो गया। अगर हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़े, कोई ना कोई नया चीज़ आपके सामने आएगा, वो सिखाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। जो बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहता है, तो वो जब एक 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 पार्ट में उसको ग्रोथ मिलती है, राइट, जब उसको एक पार्ट में ग्रोथ मिलती है, तो उसके बाद वो उसमें अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना,
लाइक अपने बड़े सपनों को पूरा करना स्टार्ट कर देता है, राइट? वो सारे चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो ग्रोथ फैक्टर भूल जाता है। तो इसके बारे में सर आप हमारे व्यूअर्स को जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको बताइए कि कैसे अपने एक्सपेंस और अपनी सेविंग्स को कैसे मैनेज करना चाहिए जब आप एक बड़ा बिजनेस 100 CR का सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी बैलेंस शीट है ना, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। जहाँ आपके खर्चे कम हो, आपका बिजनेस मैनेजमेंट में जहाँ जहाँ भी एडिशनल खर्चे हो रहे हैं उसी पर फोकस करो। वो आपका हिडन प्रॉफिट है, तो उसी पर तो आपका नज़र हमेशा होना ही चाहिए। दूसरी बात कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो, जो कार्य क्षेत्र है आपके, उसी कार्य क्षेत्र में आपके साथ और भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, क्योंकि बड़ा बिजनेस होगा तो उसका मतलब ये है कि आपके साथ और सारे लोग जुड़े हैं। तो आप ये एम्पायर के अकेले इंसान नहीं हो कि आप खुद चला रहे हो, आपके साथ और 100, 200, 500 लोग चला रहे हैं। तो उसी का भी कभी कभी जो अनुभव होता है वो भी आपके साथ इनको बिठा के कुछ बातें करो, कुछ बातें शेयर करो, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है वो देखना चाहो, तो वो आपका इंसान आपका बन के रहेगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तब आपका ग्रोथ में कुछ ना कुछ प्लस होता जाएगा। दूसरी बात, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं उनमें भी कुछ ना कुछ माइंड है। नया क्रिएटिव काम कैसे कर सकते हो वो भी देखना ज़रूरी है। मेरे जीवन का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मैं एक मराल ओवरसीज करके कंपनी थी, उसका गुजरात का काम लेने में गया था। तो उनका एग्जीक्यूटिव मुझे फैक्ट्री में घुमाने ले गया जहाँ नाइकी का पूरा जॉब हो रहा था। मैं धीरे 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 आगे बढ़ रहा था तो एक 75 ईयर्स के इंसान कुर्जा पायता में मैं वहाँ खड़े थे और एक वर्कर के साथ खड़े थे। तो मैंने सहज ऐसा पूछा कि ये इतनी उम्र वाले लोगों को भी आप यहाँ रखते हो? तो एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि सर ये हमारे CMD साहब हैं। एक छोटे वर्कर के कंधे पे हाथ रख के वो खड़े थे, उनसे बात कर रहे थे। तो वो इंसान को अपनापन दिया उन्होंने, तब वो इंसान को लगा कि ये मेरी कंपनी है। अगर आप बड़े बन गए, आपके एम्प्लॉय के साथ आप बैठ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, तो आपका वहाँ दूरी बनता जाएगा। तो आपका जो सोच है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए तो वो लोग हैं, तो उनको भी आप अपना बना के रखोगे तो आपका बिजनेस में बाय डिफॉल्ट ग्रोथ होगा। सर आपके इनिशियल डेज में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन था? किसने आपको बहुत बड़ा सपोर्ट दिया जिनके लिए आप आज भी ग्रेटफुल महसूस करते हैं कि यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, जो आपका रोल मॉडल भी रहा हो, जिन्होंने आपका सपोर्ट किया हो, ऐसा कोई भी आपकी लाइफ में रहा? मेरा जीवन का जो स्टोरी स्टार्ट हुआ, यानी मेरा पहला बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया वो फोटोग्राफी था, मैंने आपको बताया। उसी टाइम मैं मेरे जहाँ गांव में रहता था वहाँ एक डॉक्टर मनु भाई कुबावत करके डॉक्टर्स है, उन्होंने मुझे लायंस क्लब में इन्वॉल्व किया। वहाँ से मेरा लाइफ में का जर्नी बदल गया। लायंस क्लब में मैं गया, कुछ लोगों से मिलना शुरू हुआ, उनका बिजनेस को देखा, उनकी लाइफस्टाइल को देखा। तब मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा ये बिजनेस से मेरा कोई गुजारा नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। तब से मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता था कि कुछ बड़ा करे, कुछ बड़ा करे। और जब भी मैं कुछ बड़ा करने का सोचता था मेरा एक के पीछे 8-10 जीरो वाला ही लॉजिक होता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चलो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख के लिए मैं काम करूं। 8-10 जीरो पीछे लगना ही चाहिए, ऐसा ही मेरे सोच में आता। तो सर आपका लाइक जैसा आपने कहा कि आपने जब अपना सोशल सर्किल बढ़ाया और आप उन लोगों के साथ मिले जिनके बड़े सपने थे, जो ऑलरेडी अचीव कर चुके थे, और उनकी स्टोरी, उनकी लाइफस्टाइल ने आपको इंस्पायर किया कि आप भी वो क्रिएट कर सकते हो। और तब आपको रियलाइज हुआ कि जो आप प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हो वो आपको आपके गोल तक नहीं लेके जा सकता है। तो जब आप अपने बड़े गोल के बारे में सोच रहे हैं तब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप अलाइंड एक्शन ले रहे हैं वो आपके इंस्पायर्ड टू योर गोल, यानी जो आप गोल सोच के रखा है उससे अलाइंड एक्शन आपके है या नहीं, क्योंकि अलाइंड एक्शन ही आपको बहुत जल्दी आपके गोल तक लेकर जाएंगे। जैसा कि एमएन पटेल जी ने बताया कि आपकी कंपनी भी मैटर करती है कि किन लोगों के साथ आप बैठते हैं। तो जब आप एक ग्रोथ माइंडसेट के हैं, आप कुछ बड़ा क्रिएट करने जा रहे हैं,
तो आप ऐसे ही लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करें, क्योंकि उनकी बात, उनकी लाइफस्टाइल, उनके इमोशंस आपको इंस्पायर करेंगे आपकी जर्नी को, और वहाँ से आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे, आपकी क्रिएटिविटी स्टार्ट होगी। ऐसे लोगों से ही कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, लेकिन हमें ढूंढनी पड़ेगी कि कौन क्या कर रहा है, उनका बिजनेस क्या है, हम ये बिजनेस में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये हमें ढूंढना पड़ता है। सर हमने बहुत सारे नॉर्थ में देखा है ऐसा कि लोग बिजनेस नहीं करना चाहते, राइट? वो रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें डर लगता, सबसे पहले जैसे ही वो बिजनेस का नाम लेते हैं तो उनके माइंड में डर आ जाता है कि भाई नहीं, हमसे नहीं होगा। या वो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जैसे वो सीधे सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि कितना पैसा कमाएगा, आपने एफर्ट क्या किया, राइट? सो वहाँ पे वो जॉब इजी ऑप्शन ढूंढते हैं कि जॉब कर ले जहाँ पे हमें एक फिक्स सैलरी मिल गई और बस हम अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम एक कंफर्ट जोन में हैं। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। जब आप बड़े सपने सोच रहे हैं तब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कंफर्ट जोन, आपने जो कंफर्ट जोन की बात कही, मेरे पास काफ़ी ऐसे बच्चे आते हैं जो अच्छी अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आते हैं MBA करके। जब मैं उनको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं जॉब करूँगा, इतनी सैलरी मिल जाएगी, मैं हैप्पी रहूँगा। उनका सपना ही बड़ा नहीं है। तो जब विंडो से देखते हैं ना तो कुछ ही चीज़ दिखाई देती है, जब दरवाजे पे जाते हैं तो और चीज़ बड़ी दिखाई देती है, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो पूरा स्काई दिखाई देता है। तो आप जब भी छोटा सोच रखोगे, या जॉब करना है या हमारी कंफर्ट लाइफ में चलो इतना मिल गया और हम हैप्पी रहेंगे, तो आप कभी बिजनेस में आ नहीं पाएंगे। जितना बड़ा रिस्क इतना बड़ा बिजनेस। बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है। आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क की बात आई तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी नया जब बिजनेस करने के लिए इंसान तैयार होता है तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाता है। इतना खर्च होगा, इतना आवक आएगी, इतना प्रॉफिट होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना वो कभी बिजनेसमैन बन नहीं सकते हैं। बिजनेस में ऐसा होता है कि उतर जाओ, कूद पड़ो, देखा जाएगा जो भी होगा। जब तक सामने एक चीज आएगी उसका सॉल्यूशन होने वाला है। अगर घाटा गया तभी समझ में आएगा कि कितना बड़ा बिजनेस करेगा तो इतना घाटा निकलेगा। जब 1 करोड़ का घाटा होता है तो समझ में आता है कि 50 करोड़ कैसे कमाएंगे। तब आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ जर्नी चलेगी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो सोच बदलनी ही पड़ेगी। अगर आपको बिजनेस करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो सर आज के टाइम में क्या है, इंसान बड़े सपने बना रहा है, राइट? बड़ा सोच रहा है, लेकिन जब वो जॉब करने का सोच रहा है तो मुझे नहीं लगता कि जॉब करके आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हो। या तो आपकी जॉब इतनी बड़ी हो कि आप कहीं किसी एप्पल जैसी कंपनी के CEO हो, या आपकी इतने करोड़ों की मंथली इनकम हो। अगर आपके सपने बड़े हैं, मैं अपने व्यूअर को बताना चाहूँगी कि अगर आपके सपने बड़े हैं तब आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करिए, और जो आपके सपने हैं उससे अलाइंड आप एक्शन लीजिए। कोई बात नहीं अगर आप फेल हो रहे हो, जैसे कि MN पटेल जी ने बताया कि अगर आप फेल हो रहे हो तो वो आपकी एक लर्निंग है, वहाँ से आप सीखोगे, और जो आपकी लर्निंग होगी वो आपकी लाइफ में आगे काम में आएगी, और जो आपका नेक्स्ट पड़ाव होगा वो बहुत ईजिली आप क्रॉस कर लोगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। सर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? बिल्कुल, मैं भगवान में भी बिलीव करता हूँ। सुबह में उठ के मेरी माताजी को प्रणाम करता हूँ कि हम जो काम करें अच्छे करें, सच्चे करें, नेकी से करें। और जब आप भगवान में आपका बिलीफ होगा तो कुछ ना कुछ ऊपर वाला आपके जीवन में कहीं से भी नया रास्ता दिखा देता है। बात रही मैनिफेस्टेशन की, वो तो हर इंसान को करना ही चाहिए। उसमें पैसा तो देना नहीं है, ऊपर वाले ने मुफ्त दिया है। कॉस्मिक एनर्जी से आपका कनेक्शन करना है। जो सोचो वो पाओगे। वो मैंने मेरी लाइफ में देखा है। जब मैंने सोचा कि मुझे कॉन्टेसा लानी है, मेरे घर में आई थी। जब मैंने सोचा कि टोयोटा कोरोला लानी थी तो प्रेम चोपड़ा की गाड़ी मेरे घर लेके आ गया था मैं। और जिस दिन सोचा मर्सिडीज़ लानी है तो मर्सिडीज़ भी आई।
मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव करता है। बिजनेस के भी बारे में आप जितना भी बड़ा सोचोगे, ऊपर वाला वो मंजिल तक आपको पहुंचा ही देगा। सर मैं अपने कोर्स में मेरा जो 5 डेज का कोर्स है मिलियनेयर माइंडसेट प्रोग्राम, उसमें मैं लोगों को यही बताती हूँ कि आप अपने गोल को बड़ा बनाइए और जो भी आपको इंस्पायर करता है, जो आप चाहते हैं, उस गोल के बारे में आप सोचिए। लेकिन इंसान सोचना नहीं चाहता है, सोचने से ही डरता है। अब सोचने में क्या जाता है ना, यू कैन थिंक। मैं तो ये कहती हूँ कि आप सोचिए कि एक दिन आप चांद पे भी जाके डिनर करेंगे, बिल्कुल। है ना, क्या सोचने में क्या जा रहा है। और कुछ लोग सर, फैमिली के ही लोग आपको रोकेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, ये बात मत करो, वो बात मत करो। सो आई पर्सनली नॉट बिलीव इन दैट। क्योंकि मेरे फादर को भी, जैसे आपने बताया, तो मैंने मेरे फादर को भी बहुत बड़े सपने बनाते हुए देखा। उनका एक सपना था कि उनका एक बहुत बड़ा घर हो, और जब वो सोचते थे, वो सोचते हुए मैंने उन्हें देखा, और वो क्रिएट करते हुए भी मैंने उन्हें देखा। और तब उस उम्र में भी मुझे ये मैनिफेस्टेशन वर्ड जो आज है, उसके बारे में मुझे बचपन में ही पता चल गया था कि कुछ तो ऐसा है जिसे मेरे फादर ने सोचा और जिसे फाइनली उन्होंने क्रिएट कर लिया। सो और जैसा आपने बताया, और बहुत सारे लोगों की स्टोरीज में हमने ये सुना ही है, एंड इट्स अ रियल स्टोरी जो एमएन पटेल जी बता रहे हैं कि बड़े सपनों के बारे में आप सोचिए, सोचने से मत डरिए। जो भी आप चाहते हैं, चाहे बड़ा घर हो, चाहे बड़ा ऑफिस हो, चाहे बड़ी कार हो, जो भी लाइफस्टाइल आप पाना चाहते हो, उसके बारे में कॉन्फिडेंटली आप सोचिए और उससे अलाइंड आप एक्शन लीजिए, ताकि एक दिन जो आप सोच रहे हैं वो आपको 100% मिलेगा। आपकी बात में 2-3 चीज़ों में बताऊँ आपको। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उसकी स्टोरी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिखेगा आपको। धीरूभाई अंबानी ले लो, रतन टाटा ले लो, या करसन भाई पटेल जिसका नाम मैंने लिया, ठीक है, स्ट्रगल तो होने वाला ही है। अगर ऐसी स्ट्रगल के टाइम आप मैनिफेस्टेशन करोगे ना, तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, तब आपका अंदर सोच भी अच्छा आएगा। और मैंने आपकी एक बुक्स पढ़ी है, 7 स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। जी सर। उसमें मैंने देखा है कि आप अच्छी एक वास्तुशास्त्री भी हो, एक अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, और उसमें काफ़ी चीज़ आपने जो लिखा है, सही में मेरे सभी आपके व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि मैडम की ये बुक आप ज़रूर पढ़िए, जिसमें आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, और आपकी लाइफ में जहाँ आप अटक जाओगे, वहाँ से आगे जाने का रास्ता भी उनकी बुक में मैंने देखा है। दूसरी बात आपने अभी कही कि परिवार वाले हमेशा रोकने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ सीखने की है कि जब आपके माता पिता या भाई है या आपके रिलेटिव्स है, जब आप कुछ करने जाते हो ना, तो उनको एक डर लगता है कि वो करेंगे और घाटा तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी पर भरोसा ही नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल आपको रोकने की ही कोशिश करेंगे कि ये मत करो, वो मत करो। तो आपकी एनर्जी क्या है, आपकी सोच क्या है, वो उनको नहीं पता है। आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, वो सिंप्लिसिटी में शांति से जीना चाहते हैं, वो लोग आपको हमेशा रोकने की कोशिश करेंगे ही। उनका कोई दोष नहीं है, उनकी सोच का डिफरेंट है। वो आपको रोक रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बुरा चाहते हैं, वो उनकी सोच में और आपकी सोच में थोड़ा अंतर है। तो सर, जो लोग आज जीरो पे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, और वो बड़े सपनों के बारे में सोच रहे हैं, तो कहाँ से उन्हें अपना स्टार्ट करना चाहिए और कितना पेशेंस उन्हें रखना चाहिए? पेशेंस की बात है तो पेशेंस तो हर बिजनेस में या हर काम में रखना ज़रूरी होता है। आपके सोशल काम में भी पेशेंस ज़रूरी होता है। लेकिन जिसको नया कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से अभी तो टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी है कि आप पूरा गूगल पे जाके काफ़ी चीज़ें फाइंड करते हो, एनालिसिस कर सकते हो। आज तो चैट जीपीटी भी आ गया है, पहले ज़माने में तो वो था नहीं। कुछ ऐसे सक्सेस पीपल है, उसके पास जाओ, आप बैठो, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट है वहाँ जाओ और एनालिसिस करो कि मेरे बिजनेस में सफल होने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा बदलाव आपकी सोच में लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी सोच में बदलाव नहीं आएगा,
कुछ चीज़ सीखने के लिए आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होगा, तब तक आप कहीं ना कहीं अटक के खड़े हो जाओगे। आपके माइंड में कब आया कि अब आपका बिजनेस और स्ट्रांग होना चाहिए और आपको उसको ग्रो करना चाहिए, मतलब अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहिए? मेरे माइंड में तो ऑलवेज वो थॉट्स आता ही रहता है, आज जो बिजनेस है वो बड़ा हो, और कौन सा बिजनेस करें कि जिसमें और भी हम तरक्की करें। क्योंकि बिजनेसमैन एक थॉट प्रोसेस अगर चलाता रहेगा ना, तो उसके लाइफ में एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तो उसकी जर्नी में कहीं ना कहीं ग्रोथ ही मिलेगा। आपका माइंड में सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि भाई चलो मेरा बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, हैप्पीनेस वाली लाइफ जीनी है, तो वहाँ आपका एंड हो जाएगा, आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। सर, आपका पहला मनी मैनिफेस्टेशन गोल क्या था जिसे आपने अचीव किया? ओके, मेरा जो पहला ही टारगेट है वो मैंने आपको बताया कि एक बड़ा बिजनेस का सोचा, जो बिजनेस की वैल्यूएशन मनी गोल का? हाँ, मनी ही 100 करोड़ की एक सोचा था, और वो तकरीबन अचीव करने में मुझे 15 साल लग गया। नहीं, दैट इज बिग गोल जो आपका हो गया। एक होता है ना कि हमने एक मनी गोल बनाया कि दिस ईयर हम ये टारगेट अचीव करेंगे, ये मनी गोल है। तो आपने पहला मनी गोल क्या बनाया था जिसे आपने फर्स्ट अचीव किया और फिर आपको लगा कि नहीं, अब तो मैं कर सकता हूँ? फर्स्ट सक्सेस जो हमेशा इंसान के माइंड में होती है, समझ लो मैंने पहला सोचा कि भाई मुझे मेरा एक अच्छा फ्लैट लेना है। तो मेरी एक सोच थी कि भाई उसी टाइम अहमदाबाद में 15-17 लाख में फ्लैट मिल जाता था। हाँ, तो मैंने वो 3 साल में अचीव कर लिया। 3 साल में। इसके बाद मेरा गोल था बंगलो बनाने का, हाँ, और जब मैंने बंगलो लिया, आप बिलीव नहीं करो, उसी टाइम बंगलो की वैल्यू की रकम भी हमारे जेब में नहीं थी। ओके। तो भी हमने उसका टोकन दे दिया, और ऊपर वाले की दया से 6-8 महीने में हमारा बंगलो भी हमारा हो गया। तो एक सेकंड गोल हमारा अचीव हुआ। तो धीरे धीरे हर इंसान के लाइफ में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनका गोल अचीव होने लगता है। सर, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब इंसान अपने घर बनाने के बारे में सोचता है, अपना फ्लैट या बंगलो लेने के बारे में सोचता है, तो वो हमेशा डर जाता है। वो ये सोचेगा, मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं 2 BHK ही ले पाऊंगा, उससे बड़ा नहीं ले पाऊंगा, राइट? और वो अपने सपनों को रोक देते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जब आप बंगलो ले रहे थे, आपके पास पैसा नहीं था, आपने टोकन अमाउंट दे दिया, यानी कि आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जब आप जिस गोल को मैनिफेस्ट कर लेते हैं या आप उससे जैसे ही एंकर करते हैं, सारी कायनात, यूनिवर्स आपको उस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करने लगती है। तो वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने लगती है, क्योंकि जब आपने अपने गोल से एंकर किया तो आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल से अलाइन हो गया, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे रिलेटेड हेल्प एंड सपोर्ट आपके पास भेजने लगा। तो इसलिए बड़े सपने देखना बंद ना करें, और जो भी घर आप बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें और उसको 100% लेने के लिए उससे अलाइन एक्शन जरूर लेते रहे। ये चीज मेरे बेटे ने मुझे सिखाई है। ओके। कि पापा छोटा मत सोचो, वो मेरा गुरु है इसमें। छोटा मत सोचो, लेना है तो बड़ा ही लो, करना है तो बड़ा ही करो। तो जब मैंने आपको बताया कि हमने टोकन दिया था, पैसे नहीं थे, मैं हर इंसान को बोलना चाहता हूँ, आपकी जितनी ताकत है उनसे 2 गुनी आप साहस करना सीख लो। जब इतना काम करोगे तो आपके माइंड में और कमानी करने की सोच आएगी, तब आप आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जैसे जब आप खुद के फादर बन जाओ, एक पिता जो होता है वो अपने बच्चे को हमेशा अच्छे से अच्छी चीज़, बेस्ट से बेस्ट चीज़ दिलाना चाहता है, राइट? तो आप खुद के फादर बन जाओ। जब आप जो चीज़ लेने जा रहे हो, अगर आप कार लेने जा रहे हो, तो आप समझ लो कि आपका बच्चा आपके पास है, आप खुद आपके बच्चे हो और आप फादर हो, और आप अपने बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट कार दिलाओगे।
अपने बच्चों को तो वो बेस्ट से बेस्ट चीज दिलाएगा, लेकिन जब बात आती है उसके खुद के सपनों की, जो बड़ा घर, जो बड़ी गाड़ी, जो बड़ा बिजनेस, जो कुछ वो खुद अपने लिए क्रिएट करना चाहता था, उसको वो सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देता है। तो आप सेक्रीफाइस नहीं करिए, आप उससे थोड़ा होल्ड पे रखिए। आप, हाँ, आप अपने आप से ये कह सकते हैं कि जब राइट टाइम आएगा डेफिनेटली आई विल रिसीव दैट, बट अपने गोल से अलाइन हमेशा रहिए। परिवार जो होता है ना, परिवार की एक ताकत होती है। और आपने बोला ना कि बच्चों के लिए आप कुछ भी करोगे, हर इंसान उनके बच्चों के लिए बड़ी सोच रखता है, मेरा बेटा ये काम करेगा, मेरी बेटी वो काम करेगी, ठीक है। तो वो जब आप उसमें उनकी सोच देते हो तो दो काम होते हैं। एक तो आप उसकी आपकी एनर्जी भी उनमें दे रहे हो, कुछ काम आप नहीं कर पाए लेकिन अपने बच्चों लोगों ने सक्सेस कर दिया, तो आपकी सोच है वो एनर्जी के रूप में उनके अंदर चली जाती है। तब इनके अंदर भी एक साहस स्फूर्ति का एक स्वरूप क्रिएट हो जाता है, वो भी इस काम में लग जाते हैं। दूसरी बात, परिवार के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितनी परिवार के लिए आप साथ में रह के कोई भी बिजनेस करोगे तो उसकी तरक्की जो सोच रहे हो उनसे 10 गुनी, 20 गुनी, 25 गुनी हो जाएगी। क्योंकि सबका एक भाव होता है, सबका एक प्रभाव होता है और सबका एक स्वभाव होता है। तो जो भाव होता है वो एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आपको सपोर्ट में रहता है। और स्वभाव, जब 3-4 लोग होते हैं तो सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो आपके बिजनेस में अलग अलग स्वभाव से काफ़ी कुछ प्रगति करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। सर, जब आपके ऊपर हाई प्रेशर था, फाइनेंशियल हो या आपकी कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड हो, जब आपके माइंड में इतना प्रेशर था, डिसीजन लेना हो, और आप बहुत अपने गोल जो आपने सोच के रखे हैं या आपने जो आपके बड़े सपने थे, तो उस समय आप अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे रखते थे? जीवन में 2 चीज़ सीखी है। मेरी लाइफ में बहुत सारा प्रेशर ही आया, क्योंकि 8-10 बिजनेस चेंज किया, सब में प्रेशर था, टेंशन था, लॉस था, तो इंसान प्रेशर में ही ज़िंदगी जिएगा ना। लेकिन जब आप जीवन में हंसते रहते हैं तो ऊपर वाला भी सोचता है कि इनको तो एक दिन हंसाना है, तो स्माइल करो, आगे बढ़ो। और मेरी लाइफ में एक हादसा भी हुआ था कि मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया था, तो मेरी वाइफ को मैंने एक दिन बोला स्माइल करते करते कि तेरा गहना मुझे दे दे, मुझे किसी को पैसा चुकाना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक भी शब्द नहीं बोला, उन्होंने उसके गहने दे दिए, वो भी बड़ी स्माइल से। उनका भी रिटर्न उसको आज बड़ी स्माइल से ही मिल रहा है कि जब आप एक तरक्की किया तो आप जब भी वो बोलती है मुझे लाना है तो कोई प्रॉब्लम ही है, लिया। तो स्माइल आपके जीवन में बहुत एक रोल निभाती है बड़ा। कितना भी प्रेशर आए, लोग सुसाइड करने क्यों जाते हैं? टेंशन आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर वही इंसान अगर खुल के ज़िंदगी जिएगा, क्या लेके आए, क्या लेके जाना है, हंसते रहो, जीते रहो, सबको मिलते रहो, तो कभी आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो प्रेशर वाली बात में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जो लोग प्रेशर में जीते उनको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, हंसते रहो, जीते रहो, सबको मिलते रहो। सर, जब भी आप प्रेशर फील कर रहे हैं या टेंशन फील कर रहे हैं, उस टाइम में आप एक पॉज ले, अपने डेली रूटीन से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी केयर करें, है ना, कहीं थोड़ा सा आउटिंग पर जाएं, वहाँ पे नेचर के साथ कनेक्ट करें। तो जब आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं और 2-3 डेज़ का आप जब ये पॉज लेते हैं अपने प्रेशर से, अपने टेंशन से, तब आपका माइंड रिलैक्स होता है एंड अगेन आप रिचार्ज हो जाते हो न्यू एक्शंस लेने के लिए। आपकी सोच अगर पॉजिटिव रहेगी तो डिसीजन पॉजिटिव ही आएगा। थोड़ी सफ़र होगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन एक दिन तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। मैं आपको बताऊँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, लेकिन उनकी जीवन में पीछे जाके देखो ना तो स्ट्रगल देखा होगा उसने, तभी सीखते हैं इंसान। तो मैंने जिन जिन लोगों को सपोर्ट किया कि भाई चलो छोटा मोटा बिजनेस करो, स्ट्रेटेजी बना के दी, मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन मैं बिजनेस कंसल्टेंट बन जाऊंगा, बिजनेस कोच बन जाऊंगा। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ने लगा, लोग मेरे को ये लेबल देने लगे कि बिजनेस कंसल्टेंट है, ये बिजनेस कोच है। तो
बिजनेस कोच का एक हमेशा फोकस होना चाहिए कि सबको सही ढंग से गाइड करे, क्योंकि लोग आपके पास इसीलिए आते हैं कि उनको कुछ सीखना है, उनको कुछ नया करना है। तो उनकी कंडीशन देख के, उनकी सोच को देख के, उनका प्लानिंग को देख के पूरा गाइडेंस आपको देना है, तब वो आपके पास आया है और आपका ट्रस्ट से उनको कुछ नया करना है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आपको उनको गाइड करना होता है। सर, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो मैनिफेस्टेशन में हम एक मॉर्निंग रिचुअल की बात करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सुबह उठकर अपने माइंड से बात करते हैं, राइट, जब आप अपने माइंड से डिस्कशन करते हैं, तो उसे हम एक रिचुअल कहते हैं कि आप जो अपने माइंड से बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई रिचुअल कभी आपने किया? वो तो मेरे से ज़्यादा आप में ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जो ब्रह्मांड की एनर्जी है वो सुबह में सभी लोग सोते हैं, पूरा कुदरत आपके साथ होते हैं। उसी टाइम वो एनर्जी को जितना आप लोगे, जितना मैनिफेस्टेशन करोगे, आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा आती रहेगी, रिचार्ज आपका बॉडी होता रहेगा। और उनमें जो थॉट प्रोसेस होती है सुबह में 3 से 6 में, मैंने काफ़ी टाइम किया है, 10 से 15 बार किया है, ज़्यादा तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एक चीज़ महसूस की है कि वो सबसे बड़ा समय होता है आपको कुछ नया सोचने का। यस, ब्रह्म मुहूर्त इज द टाइम ऑफ क्रिएशन। बिल्कुल। और उस समय जब उठकर आप अपने माइंड में कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ सोचते हैं या ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, तब वो आपकी लाइफ में वो क्रिएट होने लगता है। तो यही मैं अपने कोर्स में बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने माइंड से बात करते हैं या ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं या कुछ इम्पोर्टेंट रिचुअल्स जब आप करते हैं, तब ये रिचुअल्स, ये जो टॉक है, वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही होती है। क्योंकि सर, हमारे माइंड में पूरे दिन में 60,000 के करीब थॉट्स आते हैं। डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल का, लोगों का, आसपास के लोगों का। लेकिन मॉर्निंग एक ऐसा टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम है जब आप अपने माइंड से बातें करते हैं। आपका माइंड सिर्फ आपको सुन रहा होता है और आपका माइंड पूरे दिन उससे अलाइंड अपॉर्चुनिटीज, हेल्प एंड सपोर्ट आपके लिए अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप से बात जरूर करें और आपके पास जो कुछ भी ऑलरेडी यूनिवर्स ने दिया है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड महसूस करें। बिल्कुल सही बात है आपकी। और आप भी कुछ कोर्स में वो सिखाने वाली है, ऐसा मैंने सुना है कुछ। जी हाँ, मेरा कोर्स एक्चुअली पूरा डिज़ाइन है कि कैसे आप अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर सकते हैं, कौन से ऐसे रिचुअल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं पॉजिटिव रहने के लिए। आपकी छोटी छोटी लाइफ की प्रॉब्लम जो आपके माइंड में आपके इमोशंस को हर्ट करती हैं, तो आपके इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं और वही इमोशंस फिर आपकी मेमोरीज बन जाते हैं और वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ या वैसी ही सिचुएशन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए मेरे कोर्स में मैं इमोशनल हीलिंग के बारे में भी बताती हूँ, क्योंकि जब आप हर्ट होते हैं, वेदर आपका फेलियर हो या किसी ने कुछ कहा या आपके घर का ऐसा एटमॉस्फेयर है या आपके बॉस ने या आपके ऑफिस का ऐसा एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से आपके इमोशंस हर्ट हो गए हैं या आप कुछ बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं या फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऑल इमोशनल हीलिंग हम हमारे कोर्स में बताते हैं। मैंने आपकी बुक पढ़ी है 7 स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि आपके कोर्स में जितने भी लोग आएंगे उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा। थैंक यू सर। अगर किसी को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैनेज करे? मतलब उसे एक तरफ अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसे अपने एक्सपेंस मैनेज करना है, तो वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैनेज करे कि उसका बिजनेस लगातार ग्रो करता रहे और उसे किस तरह की लाइफस्टाइल जीनी चाहिए ताकि एक दिन वो उस जो बिजनेस है उसका बड़ा ग्रो हो सके। क्योंकि अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो गए
तब फिर आपका जो प्रॉफिट आपने पूरे अपने एक्सपेंस में खर्च कर दिया, अपने लाइफस्टाइल में खर्च कर दिया, तब आप अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कैसे किसी को अपने प्रॉफिट को मैनेज करना चाहिए? मैंने 2 टाइप के लोग देखे। एक इंसान समझ लो कि जिसने प्रॉफिट किया, वही पैसा उसने फिर से बिजनेस में लगा दिया, और प्रॉफिट किया वही बिजनेस में लगा दिया। तो ऐसे इंसान का बिजनेस कभी कभी बहुत तरक्की करता है। कुछ लोग बिजनेस में जो प्रॉफिट करते हैं वो सेविंग्स भी करते हैं। समझ लो 100 रुपया कमाया आपने, 20 रुपया सेविंग किया। ऐसे लोगों को भी मैंने ग्रो करते देखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि प्रॉफिट किया, लेकिन प्रॉफिट उन्होंने सोचा मैं दूसरे धंधे में लगा दूँ। उनका माइंड वो बिजनेस में है नहीं, तो भी किसी के बोलने पर वो पैसा वहाँ लगा दिया, तो वो बंदा लॉस करता है। तो आपके पास जो बचत हो रही है, अगर आप उनको सही जगह पे सही टाइम पे लगाओगे तो आप कभी बिजनेस में घाटा नहीं करोगे। उसी के लिए कभी कभी फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, उनकी सलाह लो, तो भी आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। सर, आपकी लाइफ में ऐसा कौन पर्सन रहा आपकी फैमिली में से जिसके लिए आप हमेशा ग्रेटफुल महसूस करते हैं, जो आपका बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा हो? मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, तो मेरे दोनों बेटे और मेरी वाइफ, इनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरी वाइफ ने इतना धंधा मैंने किया, इतना लॉस किया, कभी मुझे बोला नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो चुपचाप बैठती थी, खाना खिलाती थी, प्यार से रहती थी। बच्चों को भी ऐसे समय में उन्होंने सपोर्ट किया कि जब हमारे घर में कुछ था नहीं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया मैं अकेला था। मेरा बड़ा बेटा रेडी हो गया, तब मैं किराए के मकान पे रहता था। वो जब मेरे साथ में जुड़ा, तब हमने आईटी कंपनी शुरू की। हम और वो दोनों FI फेल, तो अभी एक सोच लगाया कि आईटी कंपनी शुरू करें, और सक्सेसफुली आईटी कंपनी में 750 प्लस सॉफ्टवेयर बनाए हमने। तो वो मेरा पहला सपोर्ट सिस्टम वो मुझे मिल गया। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा छोटा बेटा भी बिजनेस में आ गया। उसके बाद हमने प्रोडक्शन लाइन में जाना शुरू किया, और धीरे धीरे वो बिज़नेस उन दोनों ने इतना अच्छा डेवलप किया कि जो मेरी सोच थी उनसे 100 टाइम्स 1000 टाइम्स उनकी सोच लगा के आज बिज़नेस को ऐसे लेवल पे ले गए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आती है। तो इन दोनों की जो मुझे सपोर्ट मिली और मेरी वाइफ की, वो सैल्यूट के लायक है। जी, फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी ग्रोथ में। क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपकी फैमिली आपको राइट डायरेक्शन देती है, तो उससे ना आप बहुत बड़े अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे वो सपोर्ट है और आपकी फैमिली ही वो सपोर्ट होती है। मेरी लाइफ में मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे फादर थे। उन्होंने मुझे सबसे पहले, जब उस जमाने में गर्ल्स को उतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी, मेरे फादर ने मुझे वो फ्रीडम दी, मुझे वो सपोर्ट किया। मतलब क्या कहूँ, अभी मैं बोल नहीं सकती। लाइक मेरे बिल्कुल, फादर, पिताजी के लिए कोई शब्द ही नहीं होता। हाँ, लाइक ही एक लड़के की तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। आपको एक बेटे की तरह हाँ, बेटे बनाने तरह, की कोशिश राइट, की। हाँ, बेटे। चाहे वो फ्रीडम हो, चाहे वो खेलने कूदने की फ्रीडम हो, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो पढ़ाई करने को हो, चाहे वो घूमने फिरने की हो, हर तरह की फ्रीडम मेरे फादर ने मुझे दी। और सोचने की भी फ्रीडम मेरे फादर ने मुझे दी कि आप बड़ा सोचो, बड़ा क्रिएट करो, बड़ा लो। ये फ्रीडम भी मेरे फादर ने मुझे दी, और जो भी आज मैं हूँ बिकॉज ऑफ माई फादर। इसीलिए तो आप यहाँ हैं और हजारों लोग आपको देख रहे हैं। हाँ, और इसलिए मेरी पॉडकास्ट आपके साथ हो रही है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर, इन दोनों का बहुत सपोर्ट सिस्टम मिला है। बिकॉज मेरे हस्बैंड भी मेरे फादर की तरह हैं। ही नेवर सेड नो, ही ऑलवेज सपोर्ट मी। And my daughter is my biggest support because she always, give me unconditional love, and she always support me. वो आपके पीछे पीछे ही घूमती है, देखता रहे, तो आपसे भी बड़ी बनेगी एक दिन। Yes. So मतलब if I believe, of course, my family, my mother, my brother and sister, all I have the support.
बट अगर आप कहें मेन सपोर्ट जो मुझे मेरी लाइफ में मिला है तो मेरे फादर का, अगर मैं किसी एक इंसान का नाम लूँ तो मेरे फादर, और अगर मैं फैमिली में पर्सन का नाम लूँ तो मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मेरे फादर। परिवार का सपोर्ट हमेशा ज़्यादातर लोगों को मिलता ही है, कुछ कम नसीब लोग होते हैं उनको नहीं मिलता है। एंड मैंने अपनी लाइफ में सोचा था कि मैं अपने फादर को कुछ ऐसी गिफ्ट करूँगी, कुछ ऐसा उन्हें दूंगी जो दुनिया उन्हें उन्हें याद रखे। सो व्हेन आई रोट माय बुक, सो आई मेंशन हिज नेम। तो जब तक इस दुनिया में मेरी बुक रहेगी तब तक आपके तक पिताजी को मेरे सब याद पिता, करेंगे। हाँ, मेरे पिता का नाम रहेगा। एंड इससे बढ़ के मैं क्या दे सकती थी, तो मैंने उनका नाम पिताजी का रोल तो अमूल्य होता है, उसका कोई काउंट नहीं होता है या कोई गिनती नहीं होती। माई फादर वॉज अ कोच, एक्चुअली ही वॉज द फादर। वो पिता थे बट वो एक कोच भी थे। उन्होंने मुझे हर समय डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, गोल, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, ये सब कुछ उन्होंने एज अ कोच की तरह मुझे ट्रेन किया। सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि योर फादर मदर इट्स ओके, बट हाउ यू गिविंग द ट्रेनिंग टू योर किड्स। आप अपने व्यक्तित्व से, आप अपने काम से अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे बचपन से ही किसको देखेंगे? आपके बच्चे आपके घर में आपको ही देख रहे हैं, और बचपन से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है कि आपके फादर कैसे एक्शन ले रहे हैं, आपके फादर क्या सोच रहे हैं, या आपके घर में किस तरह का एटमॉस्फेयर है, वो सब आपके बच्चे देख रहे होते हैं। सो जब इसलिए जब आप बात कर रहे हैं और या आपकी कैसे थॉट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके बच्चे उससे सीख रहे होते हैं। तो आज जब मैं बड़ा सोचती हूँ तो माई डॉटर लिसन मी एंड शी ऑल्सो थिंक अबाउट द बिग थिंग्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे तरह ही बड़ा सोचती है। और वही होता है, घर में जो बड़े इंसान की सोच होती है वो छोटे देखते हैं और उसी हिसाब से वो तैयार होते हैं। सबसे बड़ी स्कूल घर में होती है। यस, प्रथम पाठशाला जिसे हम कहते हैं कि घर की प्रथम पाठशाला जो है घर है। लेकिन घर में पेरेंट्स अपने काम में बिजी ना रहे। अगर पेरेंट्स घर में काम में बिजी रहेंगे, मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे, या अपने आप में ही बिजी रहेंगे, या अपनी लाइफस्टाइल में बिजी रहेंगे, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे बाहर से सीखे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वो खुद काम करना स्टार्ट करिए, तभी आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। पहली स्कूल घर से ही शुरू होती है और एवरीडे घर में स्कूल चलती ही रहती है। क्योंकि बच्चों का माइंड ब्लैंक होता है, तो वो बच्चे आपके घर से ही सीखते हैं। तो हमेशा पेरेंट्स को अपने बच्चों को ग्रो करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। अगर उनसे कोई मिस्टेक्स हो गई है तो उन्हें माफ़ करके उन्हें सपोर्ट देना चाहिए, उन्हें ग्रोथ करने में उनकी हेल्प करना चाहिए। गलती तो होती रहती है, छोटे से भी होती है, बड़े से भी होती है। गलती में उनको एहसास नहीं करवाना चाहिए कि तुम्हारी गलती है, सपोर्ट देना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। वही कि आप गलती हुई, दैट इज आई एम नॉट सेइंग सपोर्ट, गलती हुई, आप उससे उससे आपने क्या सीखा और अब आपको कैसे अपने आगे बढ़ना है, इस तरह का। बच्चे गलती करते हैं तो सीखते हैं। सर आज से 30 साल पहले का, या आप 40 साल पहले का सोचते हैं तो आपको कैसा फील होता है? हमारी एक बाइक थी जिसमें पेट्रोल डलवाने का भी पैसा नहीं था, वो आज भी हमने हमारे पास रखी है। क्यों? कि इंसान की तरक्की जब होती है ना, तो पास्ट लाइफ या पास्ट का जो तकलीफ वाला समय वो भूलने की कोशिश होती है, क्योंकि इंसान को 12 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहता है कुछ भी। इसीलिए आप देखना कि जब इंसान मर जाता है तो 12 दिन तक पूरा विधि होता है, बाद में सब भूल जाता है, उसके काम में लग जाता है। लेकिन हमें इतना याद है कि जो खराब समय था उसमें कौन था साथ में, कोई व्हीकल था, कोई इंसान था, तो आज भी हम उनको देखते हैं, सैल्यूट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने बताई कि जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, जो चीज़ें आपके साथ थी वो आपको रियलाइज कराती, वो आपको ग्राउंडेड रखती हैं। एंड यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड पर्सन। जब आप ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं तब आपको ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। अहंकार और ईगो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जब ऐसी पुरानी चीज़ आपके सामने पड़ी होगी तो पता चलेगा कि हम इस समय ऐसे थे, आज भले यहाँ हैं,
लेकिन वहाँ थे तो ईगो कभी नहीं आएगा आपके जीवन में। सर आपने अपना रिटायरमेंट प्लान किया है? इंसान रिटायर्ड हो जाता है ना तो इनकी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऑफिसर्स लोग जब रिटायर होते हैं तो 2-3 साल में बुढ़े हो जाते हैं, उसकी माइंड काम करना बंद कर देती है। तो मैं तो बोलता हूँ कभी रिटायर नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करो। चलो आपका बिजनेस बड़ा है, बहुत लोग संभालने वाले हैं, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिसके आपकी माइंड हमेशा जागरूक रहे, तो आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। आपकी एज में काफी लोग रिटायर होने का सोचने लगते हैं कि बस अब हमें कुछ नहीं करना है, बस घर में बैठना है, खाना खाना है और कुछ नहीं करना है, जबकि वो सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हैं, जबकि वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन उनके पास गोल नहीं है ना, क्या सिखाएगा? जिसका गोल है वो कभी रिटायर होने की सोचेंगे नहीं, और जिसके पास गोल ही नहीं है वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब बैठे रहेंगे तो दुनिया को सिखाने के लिए उनके पास कुछ ही नहीं है, ही नहीं, क्या सिखाएंगे? जी हाँ, तो इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा लर्निंग रहनी चाहिए। Exactly. एज मैटर नहीं करती है, आपकी लर्निंग होनी चाहिए, और वो लर्निंग आप बुक से भी कर सकते हैं, है ना, और कुछ ना कुछ आप प्लान कर सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं कि इस एज में आके आप कुछ बहुत बड़ा सोचे। आप जो भी करना चाहते हैं आप वो करें और उससे आप आगे बढ़ते रहें, बिकॉज लाइफ इज प्रोग्रेस। ऑलवेज लर्निंग मोड में रहो, एज कितनी भी हो। काफ़ी लोग ऐसा है कि जो 70 की एज में भी बिजनेस शुरू किया है, कुछ लोगों ने 80 साल में भी बिजनेस शुरू किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास। मतलब टाइम का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? हाँ, टाइम में ऐसा है कि जितने टाइम आप जो काम के पीछे लगाना चाहते हो पूरा उसी के पीछे लगाओ। आपको घूमना है, पूरा माइंड घूमने में रखो। ओके। आपको लर्निंग करना है, पूरा माइंड लर्निंग में रखो। आपको फैमिली के साथ जो टाइम बिताना है पूरा फैमिली के साथ बिताओ, उसको पूरा न्याय दो। ऐसा मत करो कि आधा घंटा यहाँ दिया, आधा घंटा यहाँ दिया, गड़बड़ी वाला काम मत करो। ओके, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। जहाँ काम है उसी में आपका माइंड होना चाहिए। आप ड्राइव करते हो तो आपका माइंड कहाँ होता है? गाड़ी ड्राइविंग करते हो तो गाड़ी में होता है ना। गाड़ी में होता उस टाइम सोचते हो कि मैं बिजनेस में जाके ये करूंगा, हाँ थॉट आता है, है। लेकिन फोकस कहाँ होता है? गाड़ी में। में। तो गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी चलाने का फोकस रखो। गार्डन में बैठे हो, नेचर को कनेक्ट करो। परिवार के साथ बैठे हो, एंजॉय करो। तो सर अब जब आपने अपने गोल को मैनिफेस्ट कर लिया, आई डोंट नो आपने किस लेवल पे मैनिफेस्ट किया है, बट जहाँ से आप स्टोरी बता रहे हैं वहाँ से आपने बहुत बड़ा कुछ क्रिएट कर लिया है, तो अब आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं? सोसाइटी को 2 चीज़ की जरूरत है, ज्ञान की। पैसे की जरूरत किसी को नहीं होती, पैसे तो खुद क्रिएट करते हैं इंसान। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनकी माइंड में कुछ तकलीफ है, ऐसा मान लो। सोसाइटी में हमेशा ज्ञान दो। आप स्कूल में क्यों जाते थे? ज्ञान लेने, ज्ञान लेने के पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। लिए। आप जो सीखे हैं वो सोसाइटी को दो, वही इम्पोर्टेंट है। आज लोग क्या करते हैं, कुछ सीख लिया, सीक्रेट रखते हैं। भाई सीक्रेट कुछ नहीं है इस दुनिया में। सीक्रेट कुछ नहीं है। जो सीक्रेट है वो ऊपर वाले के पास है, वो आपके पास नहीं है। आपके पास है वो सबके पास है। के पास है, सीखा है वो सिखाओ। सिखाओ, सोसाइटी को ऑलवेज सिखाने के मूड में रहो आप, तभी आपको सोसाइटी सिखाएगी। सिखाएगी। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1968। 3 जून ही बोलो, अब कट कर देना, पूरा नहीं बताना, 3 जून ही बोलो। सो मेरा व्हाट इज योर मूलांक? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 जून। 3 जून। 3 यानी जुपिटर। 3 जुपिटर यानी कि विजडम, ग्रोथ, एक्सपेंशन, एंड you are on right path as a business coach, because number 3 is guru, और गुरु और इनके पास जो नंबर 3 होते हैं उनके पास नेचुरल विजडम होती है, नेचुरल ज्ञान होता है जो इन्हें गाइड करता है। तभी कहते हैं इट्स डजेंट मैटर कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि एक ज्ञान जो सबकॉन्शियस माइंड आपका है वो आपको ज्ञान दे रहा है, वो नॉलेज आपको दे रहा है। और मूलांक 3 नंबर 3 वाले लोगों के पास वो ऑलरेडी होता है, बस बात है उसको जगाने की, राइट अपॉर्चुनिटी से अलाइन करने की। सो सर ने जैसे अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को लगातार बढ़ाते रहे, ग्रोथ करते रहे, अपने बिजनेस में भी, अपनी नॉलेज में भी, अपने लर्निंग में भी, एज पर न्यूमरोलॉजी वही नंबर 3 की पावर है। तो अगर आपका मूलांक 3 है तो आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने बिजनेस को, अपनी ग्रोथ को एक्सपेंड करिए, रिस्क लेना स्टार्ट करिए, कुछ बड़ा करना स्टार्ट करिए,
न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। हर इंसान को खुद की बर्थ डेट के साथ वो साइंस समझना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पाथ नहीं मिल रहा है, तो अच्छे आप जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आए, उनका प्रिडिक्शन करवाए और उनका रास्ता भी उनके वहाँ से मिल सकता है। इसको मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। सर, आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु में बिलीव करते हैं? बिल्कुल, दोनों साइंस है। न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, वास्तु भी एक साइंस है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है कि आपको रास्ता दिखाती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, आप जैसे लोगों से कोई मिलता है, तो उनको कौन से रास्ते पे जाना है, कब जाना है, वो सब नॉलेज वहाँ से मिलता है। तब लाइफ का या बिजनेस का ग्रोथ संभव हो जाता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, जो भी लोगों का मैंने डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस करी या नंबर्स की एनालिसिस करी, and as a manifestation coach, I believe the one only thing, energy. So the numbers also have the energy. The alphabets जिसे आपका नाम लिखा जाता है, उसमें भी एनर्जी होती है। जो आपका नाम होता है उसमें भी एनर्जी होती है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ नाम चलता है। आज मैं आपका नाम ले रही हूँ या आपकी कंपनी का नाम ले रही हूँ, वो भी एक नाम है। तो आप जिस भी चीज़ को फोकस करेंगे या जिसको एनालाइज करेंगे, उसका एक नाम होगा, और नाम से ही वाइब्रेशन बनती है। तो इस दुनिया में जो सबसे पहली साउंड, जो ओम की साउंड थी, जो ओम की ध्वनि थी, ऐसा माना जाता है कि ओम की ध्वनि थी और वो एक साउंड थी, उस साउंड की भी एनर्जी होती है, राइट। तो ऐसे ही जो आपके अल्फाबेट होते हैं, उनकी भी ध्वनि होती है, उनकी उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो उसकी एक एनर्जी होती है। तो अगर आपका नाम राइट वाइब्रेशन पे अलाइन है, तो वो डेफिनेटली आपको ग्रोथ और अबंडेंस देगा। और जब आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो जाता है, तब वो एक बड़ी पावर बन जाता है। तो इसलिए जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो आपकी नेम की वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोगों ने न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन नहीं लिया, राइट, समहाउ। तो वो कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, या उनको ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि गॉड ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कर्मा, नंबर का पावर से बाय डिफॉल्ट वो चलता है। बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा, गॉड गिफ्टेड देम दैट पावरफुल नेम। तो वो उनका पावरफुल नेम उसी संयोग में, उस नक्षत्र में, उस टाइम में, उस संयोग में रखा जाता है कि वो ऑटोमेटिकली इतना पावरफुल बन जाता है कि वो अपनी लाइफ में इतना बड़ा कुछ अचीव कर लेते हैं। तो अगर आपने नहीं कर पा रहे या आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप न्यूमरोलॉजी का हेल्प लीजिए। एंड वास्तु ऑल्सो द एनर्जी अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। तो जब आप जिस घर में आप रह रहे हैं, वैसे तो वो जमीन है, लेकिन जिस टाइम आप उसे खरीदते हैं, वो जगह आपकी एनर्जी से अलाइन हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। और आपको अपनी एनर्जी को और आपके घर की एनर्जी को एक दूसरे के साथ अलाइन करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे दो लोगों ने मैरिज करी, राइट। सो वो एक पर्सन एनर्जी है एंड अदर पर्सन इज एनर्जी। तो वो बैलेंस, शादी जब वो, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनका, जब उनकी शादी हो गई, तो जब वो बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता रहेगा। और जब दोनों अलाइन करते हैं, एज एनर्जी अलाइनमेंट होता है, तो वो लाइफ बैलेंस हो जाती है और वो प्रोग्रेसिव हो जाती है। तो ऐसे ही आपको अपने घर की, एज पर वास्तु, एज पर न्यूमरोलॉजी, आपको अपने नाम की वाइब्रेशन को अलाइनमेंट करना चाहिए। अपने नाम को डेफिनेटली पावरफुल बनाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, अपने बिजनेस को एक पावरफुल नेम दीजिए, और अपने पेस को, एक उसकी एनर्जी को भी आप जरूर एनालाइज करिए और उसकी एनर्जी को बैलेंस करिए, पावरफुल बनाइए। ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। और बहुत सारे मिलियनेयर, बिलियनेयर ऐसा ही करते हैं, वो बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देयर इज सुप्रीम पावर, और इसके पीछे भी सुप्रीम पावर होती है। आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्सन जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो टैरोट कार्ड रीडर है, या जो एस्ट्रोलॉजर है, वो एक मीडिएटर है, राइट। आई कांट से कि एवरीवन इज सेम। नॉलेज का एक जरिया है। हाँ, नॉलेज का जरिया है, द सुप्रीम पावर है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तब वही पर्सन आपको सोल्यूशन देता है, और वो सोल्यूशन आपकी लाइफ में एक डोज बन के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जब मेरी लाइफ में घाटा जा रहा था नॉन स्टॉप, तब मैंने कुछ फाइंड किया, कुछ लोगों से बात किया,
तो मेरा नाम मफतलाल था, चेंज करके MN पटेल किया, तब से मेरा ग्रोथ ऊपर ही जा रहा है। देखा कि कैसे नाम की वाइब्रेशन काम करती है। MN पटेल जी का भी नाम आज सारी दुनिया जानती है, ऐसे ही आपके नाम की भी वाइब्रेशन बढ़ सकती है। तो न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु को फेक मत समझिए। न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एनर्जी है, और इस एनर्जी को बस आपको अलाइन करना है, पावरफुल बनाना है। एक साइंस है, लेकिन सही इंसान मिलना चाहिए उसमें। हाँ, राइट पर्सन मिलना चाहिए आपको, राइट पर्सन को ढूंढना है। और जो एज अ मैं न्यूमरोलॉजी, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे बनी, मैं वास्तु कंसल्टेंट कैसे बनी, सो आई वांट टू से कि आई वाज द पॉजिटिव पर्सन। आई वाज वेरी पॉजिटिव फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई वॉज वेरी पॉजिटिव। मैं अपनी बातों से ही लोगों को मन खुश कर देती थी। तो मैं जब मेरी डॉटर की उम्र की थी, 9 से 10 साल की उम्र की थी, तो मैं अपनी बातों से ही लोगों को हील कर देती थी। आपका पावर 8 का है ना? यस, हाँ, इसीलिए। हाँ। सो आई बिलीव इन कर्मास, आई बिलीव इन पास्ट कर्मा, आई बिलीव इन प्रेजेंट कर्मा। सो आई बिलीव इन कर्मा कि जैसा आप दुनिया को दोगे, जैसा आप दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही आपके पास लौट कर आएगा। सो आई बिलीव इन दैट। सो जब भी मैं किसी का न्यूमरोलॉजी या वास्तु के साथ जब मैं उनका कंसल्टेशन करती हूँ, तो आई ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वाइब्रेशन। द ओनली वन इंटेंशन विच आई हैव टू गिव द पॉजिटिव वाइब्रेशन। इट डजंट मैटर द अमाउंट, आई बिलीव इन द गिव द, उसका मैं किस तरह से बेस्ट टू बेस्ट। आपके अंदर का भाव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आप भाव से काम करोगी तो अच्छा ही होने वाला है। सर, आपने भगवत गीता का कोई श्लोक जो आपको इंस्पायर करता हो? मेरी लाइफ में मैंने 2 चीज सीखी है। एक, कोई भी पुस्तक ले लो, कोई भी धर्म का पुस्तक ले लो, अगर इसमें एक ही चीज लास्ट में सीखने मिलेगी, किसी का बुरा मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, हो सके इतना सपोर्ट करो। ये 3 चीजें आप पुस्तक पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये 3 चीज ध्यान में रखोगे तो बहुत सारे लोग आपके पास भी जुड़े रहेंगे और आप भी हैप्पी रहोगे, वो लोग भी आपके साथ हैप्पी रहेंगे। भगवत गीता में भगवत गीता आपको बताती है कि आप अपनी लाइफ में कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अब ये गोल क्या है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका गोल मनी है, आपका गोल घर है या कार है, या आपका गोल है संत बनना, या आपका गोल है एक बड़ा टीचर बनना। क्या आपका गोल है, क्या आप अचीव करना चाहते, या आपका गोल है भगवान को पाना? आपने क्या गोल बनाया है? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने प्रोसेस बताई है कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सो उसको समझना, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही मैं अपने कोर्स में भी सिखाती हूँ कि कैसे आप उस प्रोसेस को फॉलो करके अपने किसी भी गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो भगवान को भी प्राप्त करना हो, या सिद्धियां प्राप्त करना हो, या आपने जो भी इस लाइफ के आपके गोल हैं उसको प्राप्त करना हो। ऐसा काफ़ी लोगों ने जो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि कुछ लोगों को सामाजिक ज्ञान अच्छा मिला, कुछ लोगों को बिजनेस का ज्ञान अच्छा मिला, कुछ लोगों को कुछ नया करने की एनर्जी मिली। तो भगवत गीता एक अच्छा संस्कार देने वाला ग्रंथ है और पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ मैंने सीखी है और अदर पर्सन से। सर, आज के यंगस्टर 40s में अपना रिटायरमेंट प्लान बना लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक गोल बनाया था, हमने अचीव कर लिया, हमने 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का उन्होंने गोल बनाया और उन्होंने वो अचीव कर लिया, और अब वो अपनी रिटायरमेंट पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो आप क्या बिलीव करते हैं, क्या ये सही है? रिटायरमेंट लेना जरूरी नहीं है। अगर धीरूभाई अंबानी ने रिटायरमेंट ले लिया होता तो विमल मिल थी वो होती, रिलायंस नहीं होता। आज रिलायंस है तो लाखों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोगों का घर चल रहा है। अगर आप एक लेवल पे पहुंचे हो तो बहुत सारे लोग आपके पास जुड़े, आपका थॉट प्रोसेस दे दो, रिटायरमेंट मत लो, कुछ नया बनाने की कोशिश करो जो आप समाज को दोगे, अदरवाइज आपका माइंड वहां बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली जो लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनके सपने पूरे होंगे। हाँ, वो आपसे कुछ सीखेंगे। तो आप परमानेंट रिटायर ना लेके आप अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहते हैं आप वैसे ही जिए, बट कुछ समय अपना निकाल के आप लोगों की ग्रोथ करते रहे, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो भी जैसे आपने सपने सोचे
वो भी आपसे इंस्पायर होकर आपको अपना रोल मॉडल मानकर अपनी लाइफ में वो सपने पूरे कर सके। बिल्कुल। सर, इस पॉडकास्ट के थ्रू आप अपनी कंपनी के लिए 2030 तक क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? अभी जो ग्रोथ है वो अल्टीमेटली 10 टाइम्स तो बढ़ेगा, बढ़ाएंगे। अभी जो है वहाँ से 10 टाइम्स 10 टाइम बढ़ेगा, और हमें कॉन्फिडेंट है कि बढ़ेगा ही। दैट्स गुड। सर, आज के टाइम में एआई आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब जाने वाली है, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी न्यू जॉब विल बी क्रिएटेड, वो डिफरेंट तरह की होगी। सो यंगस्टर को स्किल्स डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए, राइट? और माइंड का कम यूज होगा क्योंकि अब सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी हो या आपके राइटिंग स्किल्स हो या आपके जो भी आप अपने माइंड से आप काम कर रहे हैं, वो सारा काम डेटा के थ्रू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। तो आप यंगस्टर को क्या सलाह देंगे कि उन्हें अब अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो वो यूज करे ही, बट उनकी ग्रोथ हमेशा बनी रहे? हर इंसान को टेक्नोलॉजी के साथ तो जुड़े रहना चाहिए। मैंने जब गाटा किया था तब मेरे पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, उसके बाद मैं सीखा। जब सीखा तब पता चला कि टेक्नोलॉजी क्या है, उसका क्या फ़ायदा है। दूसरी बात, आपने बोला कि एआई आया है तो काफ़ी नौकरियां जाएगी। मैं मानता हूँ कि कुछ बड़ा बदलाव आएगा और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, कुछ जाता नहीं है। जब कुछ नया आता है तो उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी इतनी ही सारी आती है। हाँ, आई मीन टू से कि जो ऑलरेडी अब जो पहले लोग ट्रेडिशनल वर्क कर रहे थे, अभी तक लास्ट 25 में जो भी ट्रेडिशनल वर्क चल रहा था वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, राइट? सो उस तरह से जॉब जाएगी जो ऑलरेडी काफ़ी जॉब्स गई। बट अब जो यंगस्टर है क्या ऐसा सीखे कि और अपने कैसे स्किल्स को डेवलप करे कि उनके स्किल्स आने वाली पीढ़ी में कुछ नया ऐड कर सके या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठाकर अपने आप को ग्रो कर सके। मैंने वही बताया। यस, कि आपने वही टेक्नोलॉजी से बताया। जुड़े रहना हाँ, चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़े रहे और उससे रिलेटेड चीजें आप सीखे, आपका माइंड को भी अपग्रेड करना चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ना चाहिए। जोड़ना चाहिए। और अगर समझ लो जॉब चली भी गई तो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ना इंसान, तो कुछ नया कर लेंगे। और मुझे लगता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ करेगा दैट इज ओके कि हाँ उसने फास्ट फॉरवर्ड और कुछ डेटा के एनालिसिस करके उसने कुछ क्रिएट कर दिया, बट ओरिजिनल वैल्यू जिस चीज की होती है ना, सोना जो चीजें खरा जो होता इंसान है, के माइंड में होती है ना, हर वो एआई के पास तो नहीं हर होती है। चमकीली चीज सोना नहीं होती है, हाँ, जैसे बिल्कुल। राइट, हर चमकीली चीज सोना नहीं होती है। एआई को बनाने वाला तो इंसान है ना अल्टीमेटली। अगर आपके अंदर सोना है तो आपके पास सबसे बड़ा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आपके पास सुप्रीम सुप्रीम पावर है। सुप्रीम इंटेलिजेंस है, एंड दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखिए, अपने माइंड से हमेशा बातें करिए जो आपका माइंड क्रिएट कर सकता है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल को भी क्रिएट करने वाला इंसान ही है। इंटेलिजेंस है, यानी आपका सुप्रीम माइंड है। तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो केवल आपको इंस्पायर ही ना करे बल्कि आपको हेल्प भी करे, सपोर्ट भी करे और आपके ड्रीम पूरा करने में आपकी हेल्प करे। बिल्कुल। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी और ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो हम इस पॉडकास्ट में पूछ सकते थे। तो हम आने वाली नेक्स्ट पॉडकास्ट में इन क्वेश्चंस का ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताए हुए ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूछे। तो जल्दी से कमेंट करिए और इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल पॉडकास्ट है। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा आप हमारी पॉडकास्ट में आए एंड डेफिनेटली इस पॉडकास्ट ने हमारे व्यूअर्स को, जो भी लोग नया स्टार्टअप कर रहे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी इंस्पायर होंगे, पेरेंट्स भी इंस्पायर होंगे और ये पॉडकास्ट उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगी जो कि इस पॉडकास्ट का मेन मोटिव है।
जी रुचि जी, आपका भी खूब धन्यवाद थैंक यू सर। कि जितने भी लोग आपके व्यूअर्स हैं उन सबको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा लास्ट में कि कुछ भी काम करें, हिम्मत मत हारे, आगे बढ़िए, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू।